नमस्कार, मैं दिव्या भारती द संडे पोस्ट से। आज जब न्याय स्वयं कटघरे में खड़ा है, हम बात करेंगे न्यायपालिका की गिरती साख और न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना की न्याय विरासत पर, जिस पर 1976 में अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा था, इन द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अ लोन जज स्टूड टॉलर देन द सिस्टम इटसेल्फ। 1976 में जब भारतीय लोकतंत्र आपातकाल के अंधकारमय दौर से गुजर रहा था, तब सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन एक न्यायमूर्ति ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। उनका नाम है न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना, जो इत्तेफाक से भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सगे चाचा है। उनका कथन कि मौलिक अधिकारों के बिना संविधान एक मृत दस्तावेज है, आज भी न्यायिक नैतिकता की उच्चतम मिसाल है। आज जब लगभग 50 वर्ष बाद वही न्यायपालिका गहरे नैतिक संकट से जूझ रही है, जहां न्याय की मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी अब केवल दिखावा प्रतीत होती है, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। न्यायपालिका को निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब खुद एक जज के घर में भारी मात्रा में नकदी और जले हुए नोट मिलते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से जले हुए नोट मिलने का सिलसिला जारी है। आखिर यह मामला क्या है और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 14 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना हुई। आग बुझाने पहुंची दमकल टीम को उनके बंगले में भारी मात्रा में नकदी मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नकदी बोरी और बैगों में व्यवस्थित रूप से छिपाई गई थी। इन घटनाओं ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तत्काल बैठक बुलाकर वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। इस समिति में शामिल है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन। यह समिति जांच करेगी कि आखिर यह नकदी कहां से आई, क्यों जलाई गई और क्या इसके पीछे किसी बड़े भ्रष्टाचार की साजिश है। डिजिटल साक्ष्यों की समीक्षा, न्यायमूर्ति वर्मा के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिजिटल रिकॉर्ड IPDR की जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। यह मामला अब ED, CBI और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की निगरानी में है। न्यायमूर्ति वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनके खिलाफ एक साजिश करार दिया है। उन्होंने इसे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश बताया है। यह मामला अभी जांच के अधीन है और समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें निलंबन से लेकर बर्खास्तगी और आपराधिक मामला दर्ज होने तक की संभावना है। इसके अलावा यदि यह मामला किसी बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा पाया जाता है तो अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। अब सबकी नजरें इस जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या यह मामला महज एक सहयोग है या फिर किसी बड़े घोटाले की परतें खुलने वाली है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बगैर महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट के बर्खास्त नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। संविधान का प्रावधान के चलते अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 217(1)(b) हाई कोर्ट के लिए के तहत किसी न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है जब वह दुराचार, मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी का दोषी हो। संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित हो, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। स्वेच्छा से त्यागपत्र रेजिग्नेशन देना एकमात्र तरीका है जिसमें न्यायाधीश स्वयं पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति के पास न्यायाधीश को निलंबित, सस्पेंड करने या हटाने का कोई एक तरफा अधिकार नहीं होता, जब तक कि संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि पूर्व में हुई न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन महाभियोग की पेचीदा प्रक्रिया चलते हुए वे बच निकले। ऐसे न्यायाधीशों में पहला नाम है न्यायमूर्ति V रामास्वामी। उच्चतम न्यायालय के इन न्यायाधीश पर 1993 में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगे और लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पारित नहीं हो सका। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर 2011 में कोर्ट के रिसीवर रहते हुए धड़ हड़पने का आरोप लगा। राज्यसभा में महाभियोग पारित हुआ, पर लोकसभा में चर्चा से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PD दिनाकरन
पर भूमि हड़पने और आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया शुरू होते ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वर्ष 2017 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे। राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिसे उपराष्ट्रपति ने प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया और मिश्रा साफ साफ बच निकले। 2013 में एक महिला लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली पर ब्लॉग में आरोप लगाए कि सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने माना कि उनके व्यवहार पर अनुचित यौन संकेत पाए गए। गांगुली तब तक सेवानिवृत्त हो पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन चुके थे। उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ा। यह मामला भारत में न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जवाबदेही की दिशा में पहली बड़ी बहस लेकर आया। 2019 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर सुप्रीम कोर्ट की ही एक महिला पूर्व कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह रही कि जिस पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, उसकी अध्यक्षता स्वयं न्यायमूर्ति गोगोई ने की। जांच समिति ने महिला को अविश्वसनीय करार दिया और उसे बिना प्रक्रिया के सेवा से हटा दिया गया। बाद में सरकार द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठे। महाभियोग प्रक्रिया कठोर तो है, लेकिन निष्क्रिय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसके अनुसार संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता की जांच समिति, दोषी पाए जाने पर दोनों संसदों से विशेष बहुमत से पारित, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने का आदेश। अब तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के तहत पद से हटाया नहीं गया है। 2021 में आई स्वयंसेवी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% लोगों ने माना कि न्यायपालिका में रिश्वत देनी पड़ी। कॉमन कॉज NCSDS की 2016 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 45% निर्णयों में पारदर्शिता और कारण स्पष्ट नहीं रहते हैं। क्या न्याय की गूंज फिर से खन्ना की आवाज पाएगी? बताते चले, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में कई गंभीर आरोप शामिल है। कांग्रेस के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता। जस्टिस वर्मा ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया था। यह योजना, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा मिलता है। दिल्ली आबकारी नीति मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले में मीडिया रिपोर्टिंग और जांच एजेंसियों की शक्तियों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया। यह मामला दिल्ली सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ED के बीच चल रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा था। सिंभावली शुगर मिल धोखाधड़ी मामला 2018। आरोप कंपनी द्वारा कथित रूप से जाली KYC, अपने ग्राहक को जानिए, दस्तावेज जमा करने और ऋण निधि के दुरुपयोग के इर्द गिर्द केंद्रित है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जांच जरूरी हो जाती है। सच क्या है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। यह मामला न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें इस पर टिकी है। हंसराज खन्ना जैसे न्यायमूर्ति की विरासत आज केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब न्यायपालिका में बैठे लोग स्वयं भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के दोषी हो, तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ दरकने लगता है। आज भारत को फिर से वैसा न्यायमूर्ति चाहिए जो सत्ता से नहीं, संविधान से डरता हो।